हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम। देखिए दोस्तों, जो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर जो हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है, इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके करेंट अफेयर का भाग 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके करेंट अफेयर का भाग 2। ठीक है, इसका पहला वीडियो जो है हमने मतलब भाग 1 जो है ना, 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखेंगे। चलिए ठीक है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ नियुक्ति पे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। ठीक है, डॉक्टर रामशंकर कुरिल जी का नाम याद रखना है। ठीक है, ये कौन थे तो याद रखिएगा, ये जो कुलपति थे। ठीक, ये क्या थे तो कुलपति, और कहाँ के तो याद रखिएगा आपके महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो डॉक्टर रामशंकर कुरिल जी का नाम याद रखना। ये क्या थे? कुलपति थे, है ना, कुलपति थे। कहाँ के? तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है तो याद रखिएगा, दुर्ग पाटन में। ठीक है, ये कहाँ है तो याद रखिएगा, पाटन दुर्ग, दुर्ग जिले में है ना। दुर्ग के पाटन शहर में आपको क्या देखने को मिलता है? महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। इसके कुलपति कौन थे? तो रामशंकर कुरिल थे। अभी वर्तमान में कौन है तो याद रखिएगा, वर्तमान में आपको नाम याद रखना है डॉक्टर संजय आलंग का। ठीक, डॉक्टर संजय आलंग। डॉक्टर संजय आलंग जो है वर्तमान में ये क्या है तो कुलपति हैं। कहाँ के? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग पाटन के। ठीक है, तो पहले प्रश्न में यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि वर्तमान में महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम क्या है तो डॉक्टर संजय अलंग। इनके पहले कौन थे तो याद रखिएगा, ठीक, इनके ठीक पहले है डॉक्टर रामशंकर कुरिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है कि दूसरा नाम सत्यनारायण राठौर। ठीक, आपको एक दूसरा नाम याद रखना है, क्या तो? सत्यनारायण राठौर। ठीक, इनके बारे में क्या याद रखना है तो ये क्या है तो कुलपति है ना, प्रभारी है, समझिए प्रभारी कुलपति है। ठीक, ये जो है प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं। कहाँ के? तो याद रखिएगा, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के। ठीक है, तो सत्यनारायण राठौर के बारे में क्या याद रखना है कि ये प्रभारी कुलपति हैं। कहाँ के? तो इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के। ठीक है, और इनके पहले कौन था तो ठीक इनके पहले, है ना, ठीक इनके पहले जिनका नाम क्या है? ममता चंद्राकर। ठीक, इनके पहले कौन थे तो याद रखिएगा, ममता चंद्राकर, जिन्हें मोक्षदा चंद्राकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ममता चंद्राकर को क्या याद रखेंगे? मोक्षदा चंद्राकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, याद रखना है। ठीक, और ममता चंद्राकर के बारे में और आपको क्या याद रखना है? याद रखिए कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला कुलपति थी, है ना। ममता चंद्राकर के बारे में क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला कुलपति थी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
देखिए दोस्तों, अगला हम लोग अब बात करते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं क्या? देखो कौन सा अच्छा लगता है आपको, तो ये ठीक है या वाइट ही ठीक है ना? चलिए ठीक है। देखिए, अगला आपको याद रखना है रायपुर के बारे में। अब रायपुर शहर में जो इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो देखिए, देश की छठवीं साइंस सिटी है ना। हमारे देश की छठवीं साइंस सिटी ये कहाँ बनेगी? तो याद रखिएगा रायपुर में, है ना। हमारे देश की छठवीं साइंस सिटी कहाँ बनेगी? तो याद रखिएगा रायपुर में। ठीक है, और ये क्या है? तो याद रखिएगा प्रस्तावित है ना। देश की छठवीं साइंस सिटी के लिए प्रस्तावित है कौन सा? तो याद रखिएगा आपका रायपुर राजधानी शहर। ठीक है। अब इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है ये है आपका 34.90 करोड़, है ना। बजट का प्रावधान इसके लिए कितना किया गया है? तो याद रखिएगा 34.90 करोड़। ठीक है। और इसमें जो अनुमानित लागत है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि रायपुर का जो है, रायपुर जो है ना, रायपुर में देश की छठवीं, ये नंबर याद रखना है, छठवीं साइंस सिटी प्रस्तावित है। ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा ये जो है छठवीं है ना। और केंद्र सरकार द्वारा, ये ऐसा कहें, केंद्र सरकार द्वारा विकसित, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा विकसित ये जो है चौथा साइंस सिटी है। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा विकसित ये चौथे नंबर का साइंस सिटी होगा। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अब देखिए केंद्र सरकार ने और साइंस सिटी कहाँ कहाँ बनाए हैं? तो याद रखिएगा कलकत्ता में, है ना, बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं। इसके बाद है गुवाहाटी, यहाँ भी साइंस सिटी है आपका, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। और आपको याद रखना है देहरादून। ठीक है। और आपको याद रखना है कहाँ? तो देहरादून। और चौथा होगा कौन सा? रायपुर, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए देश की छठवीं साइंस सिटी प्रस्तावित है रायपुर में, इसका मतलब क्या है कि छठवीं यहाँ पे और चौथी, तो ये जो है राज्य सरकार पे है ना। कई राज्यों में राज्य सरकार ने भी, है ना, पीपीपी पीपल में मॉडल के तहत क्या किया है? साइंस सिटी विकसित किया है। ठीक है, तो इस क्रम में ये क्या होगा? छठवें क्रम का हो जाएगा। ठीक, इसके तहत ये छठवें क्रम का हो जाएगा। तो रायपुर में आप लोगों ने क्या देखा कि देश की छठवीं साइंस सिटी क्या है? तो यहाँ प्रस्तावित है। बजट याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रख सकते हैं। 34,900 करोड़ का इसके लिए बजट तय किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा विकसित ये चौथा साइंस सिटी है। इसके पहले केंद्र सरकार ने और कहा? कलकत्ता में, गुवाहाटी में और देहरादून में साइंस सिटी विकसित किया हुआ है, बनाया हुआ है। और राज्य सरकार के तहत पीपीपी मॉडल के तहत ये छठवें क्रम का क्या होगा? तो साइंस सिटी प्रस्ताव, साइंस सिटी है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला आपको याद रखना है, आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, है ना। इसके बाद आपको याद रखना है GGU, मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ठीक, इसको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ से A++ A++ रैंकिंग वाला ये क्या है? विश्वविद्यालय है। ठीक है। जीजू के बारे में आपको क्या याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ से A++ वाला ये क्या है? तो यूनिवर्सिटी है ना, A++ यूनिवर्सिटी है। इसको कितना CGPA मिला है? ठीक है, इसको कितना CGPA मिला है? तो याद रखिएगा 3.62। 3.62 के साथ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को जो है हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सिर्फ A++ रैंकिंग विश्वविद्यालय में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला आपको नाम याद रखना है यहाँ पे सूरजपुर का। ठीक, अगला नाम याद रखना है आपको सूरजपुर का। ठीक, सूरजपुर के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क, है ना। सूरजपुर में क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा सूरजपुर में। ठीक,
कहाँ बनेगा तो याद रखिएगा सूरजपुर में। अच्छा, ये एस्ट्रोटॉप बनाया गया है, इसका कारण क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको बनाया गया है, तो याद रखेंगे खगोलीय घटनाओं बनाया गया है, मतलब बनाया जाएगा, है ना, ये प्रस्तावित है समझिए। तो छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ बनेगा तो सूरजपुर में। और इसका उद्देश्य क्या है, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, है ना, जो आसमान में हमारी घटनाएं होती हैं आकाश में, ठीक है, जो हमारे मिलिकाय में, आकाश गंगा में, मिलिकाय में, है ना, ठीक है, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उसके रहस्यों को आम जन तक पहुंचाना, ठीक है, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो आकाशीय घटनाएं या खगोलीय घटनाएं होती हैं उसको आम जन तक पहुंचाना, उसको आम जन तक पहुंचाना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसे कि याद रखिएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिलहाल आपके पेपर के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क कहाँ बनेगा तो सूरजपुर में, और इसका उद्देश्य क्या है तो खगोलीय घटनाओं को आमजन लोगों तक पहुंचाएं। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, सूरजपुर के स्ट्रो पार्क में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको तारामंडल बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ तारामंडल सौर मंडल का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। तो बस इन सब चीजों को याद रखना है, और उसी तरीके की जिस तरीके से खगोल में, है ना, जो आकाश आकाश में जो घटनाएं घटित होती हैं उसी तरीके की घटनाएं यहाँ भी क्या किया जाएगा, विजुअलाइज किया जाएगा, ठीक है, ताकि लोगों को क्या हो कि वो, है ना, लोगों को ऐसा लगे कि वो क्या है, खगोल मंडल में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सूरजपुर के बारे में आपको, ठीक है, फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखिए। देखिए अगला आपको याद रखना है चित्रकूट। ठीक, अगला जगह आपको कहाँ याद रखना है तो चित्रकूट। चित्रकूट में क्या याद रखना है, यहाँ कांच का पुल कांच का पुल, ठीक है, कांच का पुल बनाया जाना यहाँ क्या है तो प्रस्तावित है, कहाँ तो चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ है तो याद रखिएगा बस्तर में, है ना, चित्रकूट जलप्रपात आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो बस्तर में है। तो वहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, कांच का पुल, ठीक है। और इसको या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक ये कहाँ प्रस्तावित है तो चित्रकूट में, ठीक है, कहाँ तो चित्रकूट में। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक ये कहाँ प्रस्तावित है तो चित्रकूट में, ठीक है। और ये स्काई वॉक किसका रहेगा तो कांच का पुल का रहेगा, याद रखना है ना, किसका रहेगा तो कांच का पुल का रहेगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, है ना, स्काई वॉक की कुल लंबाई कितनी होगी तो याद रखना है आपको 160 फीट, माफ करिए 150 फीट, है ना। जो ये कांच की पुल बनेगी जो आपकी स्काई वॉक जहाँ पे करेंगे इसका सबसे बड़ा कैंटिलीवर का, इसकी कुल लंबाई कितनी रहेगी तो याद रखिएगा 150 फुट, है ना, कितना तो 150 फीट, ठीक है। देखिए ये चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है ना। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में आपको क्या है जानना इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा ये जलप्रपात किस पर है तो इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, किस नदी पर तो इंद्रावती नदी पर। और इसी चित्रकूट जलप्रपात या इंद्रावती नदी पर कहें तो देश का सबसे बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा एवं लंबा कांच का पुल बनाया जाएगा, ठीक, लंबा कांच का पुल बनाया जाएगा। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। तो चित्रकूट में आप लोग क्या देख पाते हैं, कांच का पुल बनाया जाएगा, है ना, जो चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर है, इसमें भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉक बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी तो 150 फीट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर में कभी क्या कर दिया जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर में कभी क्या किया जाता है, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें एक दो चीजें हम लोग देखते रहते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, कुछ चीजें याद रखिएगा, जो पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम, ठीक है, पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम
ये कहाँ बनेगा तो याद रखिएगा कार्ली। और ये कार्ली नाम का जगह कहाँ है तो दंतेवाड़ा में, है ना। ये कार्ली नाम का जगह कहाँ है तो दंतेवाड़ा में। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ बनेगा तो याद रखिएगा कार्ली दंतेवाड़ा में। ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय, ठीक है, ये कहाँ है तो याद रखिएगा बालोद। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला पहला खुला संग्रहालय कहाँ है तो याद रखिएगा बालोद में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम, ठीक है, ये कहाँ है तो याद रखिएगा बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में। ठीक है, बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में। ठीक, तो इस तरीके का डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ है तो कार्ली दांतावाड़ा में। पहला खुला संग्रहालय छत्तीसगढ़ कहाँ आपको देखने को मिलता है तो बालोद में। और पहला पिंक स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा आपको तो बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर में। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और इसी तरीके का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कुछ चीजें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक था आपका कुद्री बैराज, है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है कुद्री बैराज। तो कुद्री बैराज कहाँ है ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये है आपके जांजगीर में, है ना, ये आपके जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और जांजगीर चांपा में कहा तो हसदेव नदी पर। ठीक, जांजगीर चांपा में हसदेव नदी पर आपको कुद्री बैराज देखने को मिलता है। ठीक, अगला देखिए, शहद प्रसंस्करण। ठीक, शहद प्रसंस्करण संयंत्र, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ है तो बोडला जिला कबीरधाम। ठीक, बोडला जिला आपका है कबीरधाम। तो शहद प्रसंस्करण संयंत्र या शहद प्रसंस्करण कहाँ आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में तो याद रखिएगा कबीरधाम जिले में बोडला करके इस जगह पर। ठीक है, उसी प्रकार आपको याद रखना है सर्प विज्ञान केंद्र। ठीक है, सर्प विज्ञान केंद्र आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलेगा तो याद करिएगा तपकरा। तपकरा कहाँ है तो याद रखिएगा जसपुर में, यहाँ ये प्रस्तावित है। ठीक है, सर्प विज्ञान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है तो याद रखिएगा तपकरा जसपुर में। ठीक, अगला आपको याद रखना है मुनी चुआ। ठीक, अगला आपको याद रखना है मुनी चुआ पौराणिक। ठीक है, मुनी चुआ पौराणिक पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है तो इसके बारे में आपको याद रखना है बिलाईगढ़ में, है ना। कहाँ तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नाम सुने, उसी के बिलाईगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, कुद्री बैराज कहाँ है तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा में हसदेव नदी पर। शहद प्रसंस्करण संयंत्र आपको देखने को मिलता है कबीरधाम बोडला में। सर्प विज्ञान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको तपकरा जसपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, उसी प्रकार मुनी चुआ पौराणिक पौराणिक पर्यटन स्थल कहाँ देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा बिलाईगढ़ में। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला, अब ठीक है, अगला आपको याद रखना है अयोध्या। अयोध्या कहाँ है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश यूपी में देखने को मिलेगी। यहाँ आपको एक डेट याद रखना है 22 जनवरी 2024। ठीक, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि याद रखिएगा इस दिन श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की गई थी, है ना। श्री रामलल्ला, है ना, श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जो है, या इसी को आप कह सकते हैं रामोत्सव, ये आयोजित की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी तो याद रखिएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। डेट याद रखना है आपको 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब आपको अगला याद रखना है अंटार्कटिका।
ठीक है। अंटार्कटिका काइट महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा नवा रायपुर में। ठीक है। अंटार्कटिका काइट महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, डेट याद रखना है, 13-14 जनवरी, है ना, 13-14 जनवरी 2024 को। और कहाँ? तो नया रायपुर में। इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखिएगा। जाज्वल्य, ठीक है, जाज्वल्य ये महोत्सव हर साल होता है। और कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है हम जांजगीर चांपा में। ठीक है। जो जाज्वल्य देव का नाम आप लोगों को पता होगा, है ना, उन्हीं के नाम पर यह जाज्वल्य महोत्सव होता है। कहाँ? तो जांजगीर में, जाज्वल्य देव के द्वारा बसाए गए नगर में, है ना। कहाँ? तो जांजगीर में। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये खैर डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जाज्वल्य देव महोत्सव या कहा जाए जाज्वल्य महोत्सव कहाँ होता है? तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है। अगला है आपका सिरपुर महोत्सव। ठीक। सिरपुर महोत्सव कहाँ होता है ये आपको याद रखना है। तो सिरपुर महोत्सव आपका जो होता है ये महासमुंद जिले में होता है ना। सिरपुर महोत्सव आपको याद रखना है महासमुंद जिले में, है ना। महासमुंद और आपके गरियाबंद में दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ होता है, तो महासमुंद जिले में। ठीक है। अगला है चित्रकोट महोत्सव। ठीक। अगला आपको याद रखना है चित्रकोट महोत्सव। और चित्रकोट महोत्सव कहाँ होता है? तो याद रखिएगा बस्तर जिले में, है ना। चित्रकूट महोत्सव कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है बस्तर जिले में। ठीक। इसी प्रकार आप देख पाते हैं राष्ट्रीय आम महोत्सव। ठीक। राष्ट्रीय आम महोत्सव ये आपको कहाँ देखने को मिला? तो याद रखिएगा, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव क्या किया गया था? तो आयोजित किया गया था। ठीक। तो ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, आपको और याद रखना है केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक। ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक हुई। और ये कहाँ हुई? तो याद रखिएगा रायपुर में। ये कहाँ हुई? तो हमारे रायपुर में। और इसकी तिथि या डेट आपको याद रखना है, 10 से लेके 13 जुलाई 2024 तक। ठीक है। 10 से लेके 13 जुलाई 2024 तक जो है केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक जो है हमारे रायपुर में क्या हुई? तो आयोजित हुई। ठीक है। और याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रही है कौन से क्रम के है? तो 16वें क्रम का वित्त आयोग अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। 16वें क्रम का वित्त आयोग जो है अपने वर्तमान में चल रहा है। और ये जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा श्री अरविंद पंगनिया जी। ठीक है। श्री अरविंद पंगनिया जी। ठीक है। तो जो केंद्रीय वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पंगड़िया जी या अरविंद पगनिया जी। ठीक है। और इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जो इसमें शामिल हुए हैं उनका नाम आपको याद रखना है श्री ओपी चौधरी जी, है ना। श्री ओपी चौधरी जी। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पाते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग का बैठक कहाँ होता है? हमारे रायपुर में। कब होता है? तो 10 से 13 जुलाई 2024 को। और जो वर्तमान में केंद्रीय आयोग चल रहा है कौन से क्रम का है? तो 16वें क्रम का है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा श्री अरविंद पंगनिया जी। और इसमें वित्त मंत्री जो छत्तीसगढ़ से शामिल होते हैं उनका नाम है श्री ओपी चौधरी जी। इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। ये क्या है? कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपके डोंगरगढ़ में। ठीक। ये होता है कहाँ? तो आपके डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। ठीक।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ तो याद रखिएगा डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। ठीक, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। और डोंगरगढ़ में कहाँ पर तो याद रखिएगा प्रज्ञागिरी तीर्थ में, प्रज्ञागिरी तीर्थ में। ठीक है, प्रज्ञागिरी जो तीर्थ पहाड़ है उसी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। और ये कौन से क्रम का था तो याद रखिएगा 31वें क्रम का। ठीक है, कौन से क्रम का था तो याद रखिएगा 31वें क्रम का। और डेट आपको याद रखना है 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को 31वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। कहाँ किया गया तो याद रखिएगा प्रज्ञागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ राजनांदगांव में। और डेट याद रखना है 6 फरवरी 2024 की। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपको अगला याद रखना है राजिम कुंभ। ठीक, इसके बाद आपको अगला क्या याद रखना है राजिम कुंभ, जिसको हम लोग क्या, जिसको आप लोग क्या कहते हैं कल्प भी कहते हैं, है ना, राजिम कुंभ या राजिम कल्प। ठीक है, ये आयोजित हुआ। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ तो आपको याद रखना है गरियाबंद में, है ना। राजिम कहाँ है तो राजिम का नाम का स्थान कहाँ है तो याद रखिए गरियाबंद में। तो राजिम कुंभ या राजिम कल्प ये कहाँ आयोजित होता है तो गरियाबंद में। ठीक है, कहाँ आयोजित होता है तो गरियाबंद में। और गरियाबंद में कहाँ तो याद रखिएगा महानदी पैरी और सोंडूर नदी के त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है तो याद रखिएगा महानदी पैरी और सोंडूर नदी के त्रिवेणी संगम पर, है ना। जहां पर महानदी पैरी और त्रिवेणी नदी का और सेंडूर नदी का त्रिवेणी संगम होता है, याद रखिएगा वहां क्या आयोजित होता है तो राजिम कुंभ या राजिम कल्प का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और किस अवसर पर किया जाता है तो याद रखिएगा यह है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। एक मिनट। ठीक, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम कुंभ या राजिम कल्प जो है आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है ना। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक जो है राजिम कुंभ या राजिम मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। अब कुछ विशेष इसमें आपको और याद रखना है। जैसे विशेष आपको क्या याद रखना है तो याद रखिएगा, देखिएगा ये जो है जो राजिम कुंभ या राजिम कल्प है, ये जो है पहले राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले ये जो है, एक मिनट, राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको डेट याद रखिएगा 9 फरवरी 2024 को। ठीक, इसको 9 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार द्वारा, ठीक है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है, इनके द्वारा इनका नाम बदलकर क्या किया गया तो राजिम कुंभ या राजिम कल्प किया गया। ठीक है, तो राजिम कुंभ या राजिम कल्प ये कहाँ आयोजित किया जाता है तो गरियाबंद में। और महानदी पैरी से और सोंडूर नदी के जो त्रिवेणी संगम होता है उस स्थान पर। ये माघ पूर्णिमा से लेकर कब तक चलता है तो महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। विशेष क्या याद रखना है कि राजिम कुंभ या राजिम कल्प को पहले राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता था। और 9 फरवरी 2024 को जो भाजपा सरकार है वर्तमान में छत्तीसगढ़, ठीक है, इनके द्वारा जो है राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर जो है राजिम कुंभ या कल्प किया गया। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और हमारे छत्तीसगढ़ में चलने वाले कुछ विशेष अभियान के बारे में देखते हैं। जैसे एक का नाम याद रखना है आपको, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या है, ये अभियान जो है, हाँ, ये अभियान जो है किससे संबंधित है तो याद रखिएगा महावृक्षारोपण अभियान। ठीक,
ये क्या है तो महा वृक्षारोपण अभियान है। ठीक है, वृक्षारोपण कहने का मतलब क्या करना, पेड़ लगाना है ना, वृक्ष लगाना, उससे संबंधित ये क्या है तो अभियान है। तो एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान है, सबसे पहले तो याद रखना है। ठीक, और ये शुरू कब हुआ तो शुरू होता है, याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। कब शुरू किया जाता है इसको तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 5 जून को, है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, और कहाँ से की गई तो याद रखिएगा, ये जो है किया गया दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से। ठीक है, ये कहाँ से किया गया तो याद रखिएगा, बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली से एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण अभियान है इसको, ठीक है, वहां से शुभारंभ किया गया। और इसके शुभारंभकर्ता का नाम क्या है तो याद रखिएगा, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, है ना, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण अभियान है इसको क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ठीक है, और ये कहाँ से रिलेटेड बात हुई तो याद रखिएगा, ये भारत से रिलेटेड बात हुई। अब इसी को जो है छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं, है ना, आपका अभियान सेम ही है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, एक पेड़ माँ के नाम। ये जो अभियान जो है ये इसका छत्तीसगढ़ में आप प्रभाव देखेंगे तो इसकी शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ, 11 जुलाई 2024 को। इसका शुभारंभ कब हुआ छत्तीसगढ़ में तो 11 जुलाई 2024 को। और कहाँ से हुआ तो याद रखिएगा, जैव विविधता पार्क नवा रायपुर से। और कहाँ से किया गया तो जैव विविधता पार्क नवा रायपुर से। यहां से एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान चालू किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, एक पेड़ माँ के नाम, तो याद रखिए इस अभियान का उद्देश्य क्या है, देश में हमारे पर्यावरण का संरक्षण और हरितिमा को बढ़ाना। ठीक है, देश में पर्यावरण का संरक्षण करना और साथ ही हरियाली को बढ़ाना। ठीक है, ये जो है एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का उद्देश्य है। और यहाँ जो इसके मुख्य अतिथि कौन थे तो याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इस अभियान के मुख्य अतिथि थे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको याद रखना है ऑपरेशन जल शक्ति। अम्मी हो गई और लेके आके मुझे खवावे, मैं कहीं ऑपरेशन जल शक्ति। ऑपरेशन जल शक्ति के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ हो रहा है तो याद रखिएगा नारायणपुर और बीजापुर जिले के सीमा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑपरेशन जल शक्ति जो है नारायणपुर, बीजापुर के सीमा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किस तरीके का अभियान है तो याद रखिएगा नक्सलियों के खिलाफ अभियान है। ठीक, ये किस तरीके का अभियान है तो याद रखिएगा नक्सलियों, ठीक, नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान है। ठीक, इतनी चीजें हुई तो ऑपरेशन जल शक्ति के संबंध किससे तो याद रखिएगा, ये जो है नारायणपुर और बीजापुर सीमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान है ना। उसी प्रकार एक है आपको हेलो जिंदगी, हेलो जिंदगी, हेलो जिंदगी के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है रायपुर जिला पुलिस द्वारा, रायपुर जिला पुलिस द्वारा हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है। और ये किस लिए है तो याद रखिएगा नशे के विरुद्ध। ठीक है,
नशे के विरुद्ध, नशा न करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नशा का विरुद्ध ये जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। ये क्या है, तो हेलो जिंदगी, रायपुर में किसके द्वारा, तो याद रखिएगा जिला पुलिस के द्वारा, रायपुर जिला पुलिस के द्वारा। ठीक, इसके बाद अगला आपको याद रखना है लोन वार्टू अभियान। इसके बाद अगला आपको क्या याद रखना है, लोन वार्टू अभियान। लोन वार्टू अभियान के बारे में आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा इसमें जो नक्सली हैं, इन नक्सलियों की घर वापसी, लोन वार्टू अभियान के तहत नक्सलियों की घर वापसी और साथ ही जो लाल आतंक का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, समाज के मुख्य धारा में इनको शामिल करना। ठीक है, तो लोन वार्टो अभियान का संबंध है जो नक्सली हैं, है ना, उनको क्या कराना, अपना घर वापसी कराना, और लाल आतंक का जो प्रभाव इन पर है उनको छोड़कर जो सभ्य समाज है उस समाज की मुख्य धारा में इनको शामिल करना, ये लोन वार्टो अभियान की का है तो उद्देश्य है। उसी प्रकार हेलो जिंदगी के हम लोगों ने देखा और ऑपरेशन जल शक्ति का देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला आपको याद रखना है आलोक शुक्ला जी का नाम। ठीक, अगला एक महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा आलोक शुक्ला। ठीक, आलोक शुक्ला जी का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, है ना, ये आलोक शुक्ला, इनका संबंध किससे है तो याद रखिएगा जो हसदेव जंगल है। ठीक है, जो हसदेव जंगल है इसमें क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो हसदेव जंगल को बचाने के लिए, हसदेव जंगल के वो बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया, ठीक है, वो उससे ये क्या है तो संबंधित है, या सीधा सीधा किया क्या कहें कि हसदेव जंगल को बचाने के लिए जो अभियान का नेतृत्व किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो आलोक शुक्ला जी के द्वारा। ठीक, तो आलोक शुक्ला जी का नाम आपको क्या क्यों याद रखना है, तो याद रखिएगा जो हसदेव का जो जंगल है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है ना, ये क्या है पूरी तरीके से हरियाली से परिपूर्ण है, पेड़ पौधों से क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधों से परिपूर्ण है। ठीक, तो हरे हसदेव जंगल को बचाने के लिए जो अभियान किया गया था या किया जा रहा है अभी भी, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए आलोक शुक्ला जी के द्वारा। और ये जो है अभियान लगातार 12 वर्षों से चल रहा है ना, ये जो अभियान लगातार याद रखिएगा 12 सालों से चल रहा है। ठीक, 12 सालों से कहा जाए, 12 वर्षों से। ठीक है, तो और साथ ही आलोक शुक्ला के बारे में क्या याद रखना है, ये वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। ठीक है, आलोक शुक्ला के बारे में क्या याद रखिएगा, वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। कौन, तो आलोक शुक्ला। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हसदेव जंगल अभियान चल रहा था, ठीक है, जब हसदेव जंगल अभियान जो है चल रहा था तो उस दौरान जो है हसदेव बचाओ, ठीक है, उस दौरान आप लोग देख पाएंगे हसदेव बचाओ, या इसको कहें हसदेव जंगल बचाओ। ठीक है, हसदेव जंगल बचाओ या हसदेव बचाओ, इस अभियान का, ठीक है, इस अभियान का सफल नेतृत्व जो है किनके द्वारा किया गया था, तो आलोक शुक्ला जी के द्वारा किया गया था। इसी कार्य के लिए इनको, आलोक शुक्ला जी को जो है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसी काम के लिए आलोक शुक्ला जी को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा
ये जो हसदेव जंगल आरण्य क्षेत्र है, यहाँ लगभग 21 नियोजित कोयला खदान, कितने कोयला खदान आपको देखने को मिलते हैं? 21 नियोजित, है ना। 21 स्थानों को चयन किया गया था कोयला खदान के लिए, जिसका कुल एकड़ आपको देखने को मिलता है 445 लाख एकड़। इसका एरिया आपको देखने को मिलता है 445 लाख एकड़। ठीक है, ये क्या है? पूरी तरीके से पेड़ पौधों से, जंगलों से, जीव जंतुओं से क्या है? परिपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जैव विविधता आपको भरपूर देखने को मिलता है। यहाँ जैव विविधता आपको भरपूर देखने को मिलता है, और इसी जैव विविधता को इनके द्वारा क्या किया गया? तो बचाया गया। ठीक है, देखिएगा तो आलोक शुक्ला जी के बारे में क्या याद रखना है कि हसदेव जंगल जो बचाने का अभियान है उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया, और ये लगातार 12 वर्षों से किया जा रहा है। साथ ही आलोक शुक्ला के बारे में याद रखने कि वन और आदिवासी अधिकार के कार्यकर्ता भी हैं। तो हसदेव जंगल बचाओ का इन्होंने सफल क्या किया? अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस कारण इनको प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साथ ही जो हसदेव अरण्य या जंगल क्षेत्र है, वहाँ 21 नियोजित स्थान थे जहाँ की कोयला खदानों को क्या किया गया था? चालू कराना गया था, है ना। चालू कराने के लिए क्या किया गया था? उस क्षेत्र को अलॉट किया गया था, जिसका कुल एकड़ जो है एरिया में 445 लाख, है ना, 4.45 लाख एकड़ है। और ये जो पूरा एरिया है पूरी तरीके से पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना। और एक तरफ से आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी जैव विविधता देखने को मिलती है। तो इसी जैव विविधता को बचाने के कारण आलोक शुक्ला जी को प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, इसके बाद आपको अगला याद रखना है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। इसके बाद आपको अगला याद रखना है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024। ठीक, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक, और इसके तहत, ठीक है, और इसके तहत पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 ये आयोजित कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसके तहत पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। ठीक है, तो इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 जो है ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में, और इसके तहत पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। ठीक है, और किस श्रेणी में? तो आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के तहत। किस श्रेणी में? तो याद रखेगा आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, तो इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 ये आयोजित किया गया कहाँ? तो नई दिल्ली में। इसके तहत पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। किस श्रेणी में? तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट के तहत। और ये जो है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ये क्या करता है? तो याद रखिएगा जो बायोडीजल्स होते हैं, जो बायोएथेनॉल होते हैं, जो बायोजेट एविएशन फ्यूल होते हैं, या जो कहें आपके जो सीएनजी होते हैं, या बायोगैस से बिजली उत्पादन होना, साथ ही ग्रिड से क्या संयोजन कर कई सफल अनुसंधान और विकास कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, या और इस तरीके की कुछ चीजें इसमें याद रखेगा कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण जो है जो जैव ईंधन है और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में जो ग्रामीण किसान और हितग्राही हैं उनको जोड़कर उल्लेखनीय काम कर रहा है। ठीक, तो इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पुरस्कार किसको मिला? तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। किस श्रेणी में? तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट। ये प्राधिकरण करता क्या है? तो याद रखिएगा जो जैव ईंधन और जैव ऊर्जा है, ठीक है, जैसे कि बायोडीजल हो गया, बायोएथेनॉल हो गया, ठीक है, या आपको कहें जो सीएनजी हो गया, और बायोगैस से बिजली बनाना, तो इस तरीके की चीजों को आम जनता तक, है, लोगों को तक या हित
लोगों के हित तक भलाई तक क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है सरकार के साथ मिलकर। ठीक है, तो इसी तरीके के कार्य के लिए इनको इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, कोशिश करिए आप नोट डाउन करिए, इन सब चीजों को बार बार पढ़िए। ठीक है, और आपकी जो है करंट अफेयर्स के क्लास अभी लगभग बहुत सारे क्लास आएंगे, है ना, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 5 से हम लोग रखेंगे लगभग 7 से 10 वीडियो। तो वहां से लगभग आपके 5 नंबर के प्रश्न आपको बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से करंट अफेयर से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारी जितने वीडियो आएंगे जो मान लीजिए 7 से 10, तो उन सब में आपको, मुझे उम्मीद है ऐसा, है ना, कोई खैर फिक्स से तो कोई भी नहीं कह सकता, तो जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आज की क्लास यहीं तक।